नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 के राजनीति विज्ञान के अध्याय 5 के बारे में, कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां एवं पुनर्स्थापना। हमने जैसा पढ़ा था कि 1966 के अंदर, कब 1966 में जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री के बाद में इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनती है, कौन? इंदिरा गांधी। कौन बनती है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के सामने भी कुछ आर्थिक संकट है आया, मतलब देश में इंदिरा गांधी के समय आर्थिक संकट की स्थिति है वो उत्पन्न हुई। जैसे लाल बहादुर शास्त्री के समय खाद्यान्न संकट, युद्ध का संकट इस प्रकार से था, तो इंदिरा गांधी के समय भी क्या हुआ? इंदिरा गांधी के समय भी देश में गंभीर आर्थिक संकट था। वो कौन कौन से? जैसे इंदिरा गांधी के समय भी इंदिरा गांधी के समय भी देश में गंभीर आर्थिक संकट था। देश में गंभीर आर्थिक संकट था। देश में गंभीर क्या था? आर्थिक संकट। देश में गंभीर आर्थिक संकट। कौन कौन सी समस्याएं थी? जैसे इस समय मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, खेती की पैदावार में गिरावट, गंभीर खाद्य संकट, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में गिरावट, ये समस्याएं थी वो देश के सामने थी। पहली समस्या इंदिरा गांधी के सामने क्या थी कि मानसून की इस समय असफलता, मतलब वर्षा है वो बहुत ही कम हुई। मानसून की असफलता, आपको पता है जब मानसून यानी वर्षा कम होती है, वर्षा कम होती है तो किसकी स्थिति आती है? सूखे की स्थिति है वो आती। मानसून की असफलता से देश में क्या हुआ? सूखे की स्थिति है, सूखा पड़ गया। और जब सूखा पड़ता है तो कृषि में उत्पादन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कृषि में उत्पादन कम होता है तो विद्यार्थियों खाद्यान्न संकट उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? खाद्यान्न संकट है वो उत्पन्न होता है। खाद्यान्न संकट उत्पन्न होता है। खाद्यान्न संकट जैसे उत्पन्न हुआ तो औद्योगिक उत्पादन में भी क्या आई? कमी आई, क्योंकि उद्योग किस पर निर्भर करते हैं? उद्योग जो निर्भर करते हैं वो करते हैं कृषि के ऊपर। जब कृषि में ही उत्पादन कम हो रहा है तो उद्योगों के अंदर तो अपने आप ही उत्पादन क्या होगा? कम होगा। और आपको पता है एक देश की अर्थव्यवस्था कृषि और उद्योगों के उत्पादन पर निर्भर करती है। जब देश में खाद्यान्न संकट आया, औद्योगिक उत्पादन कम हुआ, तो देश की अर्थव्यवस्था भी एक प्रकार से क्या होगी? देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर ये संकट आ गई और देश की अर्थव्यवस्था है वो भी क्या होगी? कमजोर होगी। देश की अर्थव्यवस्था भी कमजोर होगी। तो इंदिरा गांधी के समय ये जो आर्थिक संकट है ये मुख्य रूप से अपने देश के अंदर थी। ऐसी आर्थिक संकट से निपटने के लिए इंदिरा गांधी ने क्या किया? इंदिरा गांधी ने किया भारतीय रुपए का अवमूल्यन। क्या किया? भारतीय रुपए का अवमूल्यन। इस आर्थिक संकट से निपटने के लिए भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया। रुपए का अवमूल्यन करना मतलब अपने देश की मुद्रा को अन्य देश के मुद्रा की तुलना में गिरा देना, कि अपने देश की मुद्रा का मूल्य है वो अन्य देश के मुद्रा की तुलना में क्या कर देना? गिरा देना। तो भारतीय रुपए का अवमूल्यन, अवमूल्यन यानी भारतीय जो मुद्रा थी उसका मूल्य क्या हो गया? कम हो गया। किसकी तुलना में? अमेरिकी डॉलर की तुलना में। जैसे पहले आपकी बुक में दिया है एक अमेरिकी डॉलर भारत के 5 रुपए के बराबर था। कितने रुपए के? 5 रुपए के बराबर था। लेकिन अब वो 5 रुपए से बढ़कर क्या हो गया? 7 रुपए हो गया।
यानी अब हम कोई वस्तु खरीदेंगे अमेरिका से तो एक पहले 5 रुपये देने पड़ते थे, अब कितने 7 रुपये देने पड़ेंगे। इस प्रकार से इंदिरा गांधी ने भारतीय रुपये का क्या किया, अवमूल्यन किया। इसके बाद में क्या होता है, ये जो आर्थिक संकट है, इस आर्थिक संकट से भारतीय जनता भी एक प्रकार से असंतुष्ट हो गई, क्योंकि जब आर्थिक संकट आता है तो बेरोजगारी की स्थिति बढ़ती है, भूखमरी की स्थिति बढ़ती है, और ऐसी स्थितियां जब देश में होती है तो भारतीय जनता, चाहे किसी भी देश की जनता हो या हम भारत की बात करें, तो भारतीय जनता में असंतोष व्यापक था। और इसी समय अब चौथे आम चुनाव भी होने वाले हैं, और वो आम चुनाव कब होने वाले हैं, वो होने वाले 1967 के अंदर। इसका जो फायदा है वो गैर कांग्रेसवादियों ने उठाया, क्योंकि अब चौथा आम चुनाव भी होने वाला है 1967 में। आगे जो आपके टॉपिक दिया हुआ है वो दिया हुआ है गैर कांग्रेसवाद। क्या दिया हुआ है, गैर कांग्रेसवाद। यहाँ पर लिख देते हैं गैर कांग्रेसवाद क्या है। वन लाइनर का एक छोटा क्वेश्चन हो सकता है कि गैर कांग्रेसवाद क्या है, गैर कांग्रेसवाद क्या है। गैर कांग्रेसवाद यानी कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए विरोधी पार्टियों द्वारा या विपक्षी पार्टियों के द्वारा जो रणनीति बनाएगी उनको गैर कांग्रेसवाद कहा गया। मतलब जो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलना नहीं चाहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी से अलग विचारधारा रखते हैं, यानी गैर कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी दलों द्वारा, किसके द्वारा, विपक्षी दलों द्वारा, या हम कह सकते हैं जो विरोधी थे कांग्रेस पार्टी के विरोधी दलों द्वारा जो रणनीति बनाई गई उसको क्या कहा गया, उस रणनीति को ही गैर कांग्रेसवाद नाम है वो दिया गया। अगर वन लाइनर का आपके छोटा क्वेश्चन आता है कि गैर कांग्रेसवाद क्या है, तो आपको क्या लिखना है कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी दलों या विरोधी दलों के द्वारा जो रणनीति अपनाई गई उसको गैर कांग्रेसवाद नाम दिया गया। अब हम बात करते हैं चौथे आम चुनाव की। किसकी बात करते हैं, चौथा आम चुनाव जो 1967 के अंदर हुआ। चौथा आम चुनाव अभी तक जितने भी आम चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में आई है और कांग्रेस पार्टी से ही प्रधानमंत्री बनते आए हैं। चौथा आम चुनाव 1967, चौथा आम चुनाव 1967। देखते हैं चौथे आम चुनाव के बारे में। चौथा आम चुनाव 1967। चौथा आम चुनाव लोकसभा के 520 सीटों के ऊपर हुआ। कितनी सीटों के ऊपर, चौथा आम चुनाव लोकसभा की 520 सीटों के ऊपर हुआ। लोकसभा की उस समय सीटें कितनी थी, 520। चौथा आम चुनाव लोकसभा की 520 सीटों के ऊपर हुआ। देखिए फरवरी 1967 के अंदर, कब, फरवरी 1967 के अंदर चौथे आम चुनाव संपन्न होते हैं लोकसभा की 520 सीटों के ऊपर। और इनके परिणाम क्या रहते हैं, कांग्रेस पार्टी को इसमें 283 सीटें मिलती हैं। कितनी, कांग्रेस पार्टी को इसमें 283 सीटें मिलती है। और स्वतंत्र पार्टी एक और है उसको मिलती है 44 सीटें। स्वतंत्र पार्टी एक दूसरी जो पार्टी है उसको मिलती है 44 सीटें। इस चुनाव परिणाम को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा देगी। ये जो चौथे आम चुनाव थे, इस चौथे आम चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा देगी। अब आप सोचते होंगे सर
राजनीतिक भूकंप क्यों कहा गया? क्योंकि स्वतंत्र भारत में पहली बार कांग्रेस पार्टी को इतने कम प्रतिशत वोट व इतनी कम सीटें हैं वो मिली। क्योंकि पीछे प्रथम द्वितीय तृतीय जो आम चुनाव हुए उनमें कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा सीटें हैं वो मिलती थी, लेकिन इस बार फरवरी 1967 में वोट प्रतिशत भी क्या था कांग्रेस पार्टी का कम था, और सीटें भी क्या थी, सीटें भी बहुत कम थी। वोट प्रतिशत भी कम था, सीटें भी कम थी, इसलिए इस चुनाव परिणाम को राजनीतिक भूकंप है वो नाम है दिया गया। क्योंकि इसमें और भी बड़े कारण थे, जैसे आपकी बुक के अनुसार इसके अंदर तमिलनाडु के कामराज, तमिलनाडु के अंदर जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे के कामराज, तमिलनाडु के कामराज, महाराष्ट्र के एस के पाटिल, महाराष्ट्र के एस के पाटिल, और पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष और बिहार के बी सहाय, ये जो बड़े नेता हैं ये चुनाव के आगे हार गए। जो कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय एवं बड़े नेता थे वो भी चुनाव क्या है हार गए। इसलिए इस चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा है दी गई। अब देखो क्या होता है, साथ में राज्यों के अंदर भी, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी साथ में थे, कुछ राज्यों के अंदर भी कांग्रेस पार्टी की है वो सरकारें नहीं बनी। क्योंकि विधानसभा चुनाव भी कुछ राज्यों में साथ में थे, तो विधानसभा चुनाव भी राज्यों में थे, तो कुछ राज्यों के अंदर भी कांग्रेस पार्टी की ये सरकार है वो नहीं बनी। जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, हरियाणा हो गया, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल इत्यादि। इन राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार है वो नहीं बनी। इस प्रकार से गठबंधन की राजनीति का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? गठबंधन की राजनीति का जन्म होता है। क्योंकि कुछ राज्यों के अंदर है कांग्रेस पार्टी की सरकार वह नहीं बन पाई, उन्होंने अन्य पार्टियों के साथ मिलकर है वो सरकार है बनाई। जैसे राजस्थान के अंदर इन चुनाव परिणामों के बाद में क्या होता है, इन चुनाव परिणामों के बाद में गठबंधन की राजनीति का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? गठबंधन की राजनीति का जन्म होता है। गठबंधन आप समझते हो कि जब किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तब वह अन्य पार्टी के साथ मिलकर के जो सरकार बनाती है उनको गठबंधन की सरकार कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? गठबंधन की सरकार है वो कहा जाता है। जैसे अगर विधानसभा चुनाव परिणाम आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग भी देखने चाहो तो देख सकते हो। जैसे एक बार मैं बुक है वो रख रहा हूँ, इसमें भारत का मैप है, यहाँ पर दिया हुआ है विधानसभा चुनाव परिणाम 1967, ये भारत का मैप है। और इसमें जैसे वे प्रदेश जहां कांग्रेस को 1967 के विधानसभा चुनाव में बहुमत मिला, पीले कलर के अंदर दिए हैं, और रेड कलर के अंदर वे प्रदेश जहां कांग्रेस को 1967 के विधानसभा चुनाव में बहुमत नहीं मिला: पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गोवा, दमन और दीव इधर दे रखे हैं, और पांडिचेरी, मद्रास और केरला। इन राज्यों के अंदर है वो कांग्रेस पार्टी को है वो पूर्ण बहुमत है नहीं मिला। तो इन चुनाव परिणामों के बाद में
किसका जन्म होता है? गठबंधन की राजनीति का। परिभाषा मैं आपको बता चुका हूँ। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने आपको बताया राजस्थान के अंदर है वो अन्य पार्टी के सहयोग से कांग्रेस पार्टी ने सरकार है बनाई। अब देखिए क्या होता है कि गैर कांग्रेसी पार्टियों ने मिलकर के एक संयुक्त विधायक दल नाम से दल है वो बनाया और मद्रास में भी डीएमके को पूर्ण बहुमत मिला। ये भी एक अच्छी बात थी। मद्रास के अंदर भी क्या है, मद्रास के अंदर डीएमके नामक पार्टी थी, उसको पूर्ण बहुमत मिला। यानी पहली बार किसी क्षेत्रीय पार्टी को किसी राज्य के अंदर पूर्ण बहुमत है वो मिला। क्यों मिला इसका भी कारण दे रखा है बुक में, क्योंकि डीएमके ने हिंदी विरोधी आंदोलन है चलाया था। हिंदी भाषा का विरोध है वो इन लोगों ने किया था। हिंदी भाषा का विरोध इन लोगों ने किया, वो आंदोलन इन्होंने चलाया, इसलिए इनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत है वो मिला। इसके बाद में क्या होता है कि गैर कांग्रेसी पार्टियों ने मिलकर के गैर कांग्रेसी पार्टियां मिलकर एक संयुक्त विधायक दल संयुक्त विधायक दल संयुक्त विधायक दल बनाया और गैर कांग्रेसी सरकारों को समर्थन दिया। यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार को समर्थन नहीं दिया, इन्होंने गैर कांग्रेसी पार्टियों को समर्थन दिया। गैर कांग्रेसी पार्टियों ने मिलकर क्या किया? गैर कांग्रेसी पार्टियों ने मिलकर संयुक्त विधायक दल नाम से एक गठबंधन है वो बनाया और गैर कांग्रेसी सरकारों को समर्थन दिया। यानी कांग्रेस पार्टी को इन्होंने समर्थन नहीं दिया, गैर कांग्रेसी पार्टी को इन्होंने समर्थन दिया। जैसे इसी कारण इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार भी कहा जाता है। और करेंगे अगले क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू।